गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। 12 जनवरी फेमस क्यों है? आज का दिन फेमस क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसी तरह से 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं न्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बस उसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ का भी एक बेसिक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक पॉइंट क्या है? एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। एजीआर क्या होता है मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस पर मैं कभी डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अब एजीआर जो है, वोडाफोन और आइडिया सरकार को एजीआर देने में असक्षम रही। 16,000 करोड़ रुपए का इन्हें चुकाना था सरकार को, ये चुका नहीं पाई। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेच दी है, यानी वोडाफोन आइडिया में और 35.8% की हिस्सेदारी जो होगी वो भारत सरकार की होगी। 28.5% हिस्सेदारी जो होगी वो होगी वोडाफोन की होगी। 17.8% हिस्सेदारी जो होगी आदित्य बिरला ग्रुप की होगी और 17.9% हिस्सेदारी अन्य निवेशक की होगी। तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ 35.8%, यानी सबसे बड़ी हिस्सेदारी अब इसमें सरकार की होगी। क्यों सरकार की होगी? क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू यानी एजीआर ये कंपनी चुकाने में सक्षम नहीं थी या चुका नहीं पाई थी। बार बार सुप्रीम कोर्ट इन्हें समय दे रही थी, लेकिन बावजूद इसके ये कंपनी एजीआर नहीं चुका पाई। 16,000 करोड़ इन्हें चुकाना था सरकार को, जो चुका नहीं पाई, इसलिए इन्होंने अपनी हिस्सेदारी सरकार को दे दिया है। अब वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 35.8% होगी, जो सबसे अधिक है। फर्स्ट पेज पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। अब जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक वर्ष में मिनिमम 2 डिस्कशन होनी चाहिए, मिनिमम 2 अधिवेशन होनी चाहिए। किसी भी विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में 12 विधायक को जो 1 साल के लिए बाहर कर दिया गया, तो ये विधायक चले गए सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें कहा कि एक निलंबन की अवधि से अधिक सीमा तक आप इसे बाहर रख रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में जब इन्हें आप बाहर रख रहे हैं, विधानसभा से जब इन्हें 12 विधायकों को आप बाहर रख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में इनके क्षेत्र की प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाएगा 1 साल के लिए विधानसभा में, जो अच्छी बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हार्ड लाइन लेते हुए इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पीकर होते हैं, चाहे वो विधानसभा स्पीकर हो, विधान परिषद के स्पीकर हो, लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के स्पीकर हो, स्पीकर का क्या पावर है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप जाकर के लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ सकते हैं स्पीकर के पावर और उनके महत्व को। और साथ ही साथ कोई केस इस तरह का रहा है, जो कोई वाद रहा है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर को किसी तरह का निर्देश दिया है, तो उसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका डिस्कशन कुछ देर पहले मैंने अपलोड किया है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 जो हुआ था आज से कुछ दिन पहले, यूपीएससी 2021 जीएस पेपर 2 का डिस्कशन मैंने अपलोड किया था, तो उसमें ये पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था।
और इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है आज से कुछ दिन पहले। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन क्यों पूछे, उसका रीजन था। और यूपीएससी का क्या क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन बेसिकली था आम सहमति को लेकर के। आम सहमति, आम सहमति क्या होता है, सीबीआई को आम सहमति कैसे दिया जाता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया, फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। आम सहमति बेसिकली होता क्या है कि सीबीआई अगर मान लेते हैं किसी राज्य में जाकर के जांच करेगी, तो ऐसे कंडीशन में नियम यही है कि सीबीआई अगर किसी राज्य में जाकर के जांच करेगी तो उस राज्य सरकार से पहले परमिशन लेना होगा। मसलन अगर सीबीआई बिहार में आकर के जांच करेगी, उत्तर प्रदेश में जांच करेगी, किसी अन्य राज्य में जांच करेगी, तो सबसे पहले उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा उस राज्य सरकार से। अब सीबीआई बार बार परमिशन ले, इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि आम सहमति दे दिया। आम सहमति यानी जनरल कंसेंट, यानी सीबीआई आप आइए बिहार में जाकर के जांच कीजिए, हम आपको आम सहमति देते हैं। इसे पूर्व सहमति भी आप कह सकते हैं, यानी सीबीआई को बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, बिहार आकर के आप हमेशा जांच कर सकते हैं, हम आपको आम सहमति देते हैं। आप कभी भी आइए बिहार में जाकर के जांच कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बार बार आपको बिहार सरकार यानी हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को कहा गया आम सहमति, यानी राज्य सरकार से बार बार सीबीआई को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आम सहमति दिया जाता है। अब कई राज्यों ने आम सहमति वापस ले लिया, और ख़ास करके उन राज्यों ने आम सहमति वापस ले लिया जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पे एंटी पार्टी की सरकार है। मसलन वेस्ट बंगाल ने आम सहमति वापस ले लिया है। और ये जो न्यूज़ बेसिकली है, ये न्यूज़ है छत्तीसगढ़ को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि सीबीआई अगर किसी मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ अगर जाएगी जांच करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में छत्तीसगढ़ सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर छत्तीसगढ़ सरकार परमिशन उसे नहीं देगी तो सीबीआई वहाँ पर जांच नहीं कर सकती है। और बेसिक न्यूज़ यही है, और इसी को लेकर के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो चीन क्या कर रहा है कि म्यांमार, चीन जो कर रहा है कि चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है खास करके पूर्वोत्तर के राज्यों में, और म्यांमार में जिस तरह से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है 2020 में, म्यांमार में जिस तरह से जुंटा सरकार आई है, या म्यांमार में जिस तरह से सैन्य शासक वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ चीन के इन्फ्लुएंस से, दोनों से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में इनस्टेबिलिटी फैल रही है। इसका मतलब क्या है कि कई सारे पूर्वोत्तर में कई सारी समस्या हैं, पूर्वोत्तर का अपना कई सारी समस्या हैं, और कई बार हमने चर्चा भी किया। तो पूर्वोत्तर के जो कई सारे लिबरेशन फ्रंट हैं, जो अलगाववादी हैं या जो आतंकवादी पार्टी है वहाँ की, या आतंकवादी जो संगठन है, अलगाववादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, शांति वार्ता के विरोधी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये सारी के सारी संगठन जो है, जो एंटी है, जो भारत के लगभग एंटी हैं, ये सारे के सारे संगठन जो है ये एक्टिव हो चुकी है। जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तब से ये संगठन एक्टिव हो चुकी है, और कहीं न कहीं चीन भारत को इनस्टेबल करना चाहता है, इसलिए चीन भी इन संगठनों का मदद करता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इन संगठन के कई सारे सदस्य लगातार चीन जाते रहते हैं। तो यही बेसिकली इस यहाँ पे इशू यही है, इस न्यूज़ का बेसिक पॉइंट यही है। ओपन एयर थिएटर युक्त ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ओपन एयर थिएटर युक्त ऑडिटोरियम का उद्घाटन होगा पुदुचेरी में। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपन एयर थिएटर युक्त ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं? तो पुदुचेरी में करने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है, एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, और लगातार हमारे देश की जो है DRDO लगातार ये प्रयास कर रही है कि इसके संस्करण को उन्नत किया जाए। मतलब इसके संस्करण का अगर मान लेते हैं कि रेंज है 280 किलोमीटर,
तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको 450 किलोमीटर रेंज किया जाए। तो इसके लिए लगातार इसका परीक्षण होता रहता है कि इसके संस्करण को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा सिस्टम है जो धरती से छोड़ा जा सकता है, आसमान से छोड़ा जा सकता है, और नौसेना भी इसे छोड़ सकती है, समुद्र से भी इसे छोड़ा जा सकता है। टैंक रोधी मिसाइल ने लक्ष्य को किया नष्ट। डीआरडीओ ने एक टैंक रोधी मिसाइल बनाया है। ये जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है और इसने सफल परीक्षण करते हुए टैंक को नष्ट किया है। भारत के लिए एक और उपलब्धि। 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के है, इस 5G स्पेक्ट्रम आवंटन पर होगा असर। तो इसको लेकर के मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। बरकरार रह सकती है एमएसएमई के लिए राहत। एमएसएमई सबसे अधिक प्रभावित हुआ कोरोना में। 11 करोड़ से भी अधिक वर्कर काम करते हैं एमएसएमई में। तो ऐसे कंडीशन में एमएसएमई को बचाने के लिए सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया था उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी दिया था एमएसएमई को। इस न्यूज़ में चर्चा यही है कि बजट 2000 जो आने वाली है 2022-23 उसमें भी सरकार कई सारी घोषणा कर सकता है एमएसएमई को इम्प्रूव करने के लिए, एमएसएमई को सशक्त करने के लिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एमएसएमई को लेकर के, एमएसएमई क्या है सबसे पहले तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ एमएसएमई को लेकर के अभी तक क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और एमएसएमई क्यों इम्पॉर्टेंट है भारत के विकास के लिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीनों ही पर्सपेक्टिव आपके लिए एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। भारतीय चावल और आम को कोरिया भेजने की तैयारी कर रही है। एडिटोरियल सेक्शन पे बस एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और वो है यह, चीन कृत्रिम सूर्य बना रहा है, आर्टिफिशियल सन चीन बना रहा है। और उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से चीन का हेफेई प्रांत है जहाँ पे आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण किया जा रहा है। कजाकिस्तान में चीन हुआ सक्रिय, भारत की चिंता बढ़ी। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कजाकिस्तान में जिस तरह से रूस की सेना पहुंच चुकी है उसको लेकर के चीन ने आलोचना किया था। चीन ने कहा था कि कजाकिस्तान में, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे आलोचना किया था, प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं किया था, लेकिन चीन ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कजाकिस्तान में थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई तीसरा देश वहाँ नहीं आना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ भी स्टेटमेंट तो नहीं, उसी को लेकर के यहाँ चीन अब खुद सक्रिय हो गया। चीन देख रहा है कि किस तरह से रूस की भूमिका बढ़ रही है कजाकिस्तान में, तो उसको लेकर के चीन भी अपना सेना उतारने की तैयारी में है। और सेना उतारने की चर्चा हो रही है कि चीन भी अपना सैनिक जो है कजाकिस्तान में उतार देगा। रूस की सैनिक वहाँ पहले से है, चीन की सैनिक पे अगर आ गई तो भारत के लिए चिंता का विषय हो गया कि जिस तरह से अफगानिस्तान में चीन का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, उसी तरह से कजाकिस्तान में अगर चीन का इंटरवेंशन बनेगा तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखिए, कजाकिस्तान भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। 26 जनवरी को हमने जितने भी मध्य एशियाई देश हैं सभी को भारत ने आमंत्रित किया। 26 जनवरी के मौके पे हम प्रत्येक वर्ष जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सबको आमंत्रित करते हैं। जिस देश के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है उसके राष्ट्राध्यक्ष को हम आमंत्रित करते हैं। तो 26 जनवरी को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी भारत सरकार ने आमंत्रित किया। तो इसलिए भारत की संबंध कजाकिस्तान से स्ट्रांग हो रहा है और चीन का इंटरवेंशन वहाँ बढ़ेगा तो भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। भारत समेत अपने पड़ोसियों को धमकाने का प्रयास कर रहा है चीन, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागे बैलिस्टिक मिसाइल, एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। बस इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जिस न्यूज़ की चर्चा मैंने आपके साथ किया है उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज का, जो AGR के बारे में था, तो AGR के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा और 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के भी मैं डिस्कस कर दूंगा। या नेक्स्ट वीडियो में अगर मान लीजिए कल चर्चा होगा AGR के बारे में या 5G स्पेक्ट्रम के बारे में, तो कल भी मैं डिस्कस कर दूंगा, डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।